जब आउटर स्पेस से आया कोई रॉक पृथ्वी से टकराता है, तब साइंटिस्ट्स के सामने एक बड़ी खतरनाक पॉसिबिलिटी होती है। हम उसे एक इन्वेजन भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया का स्पेस से पृथ्वी तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या वो इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स जो पृथ्वी पर जीवन लाए थे, हमारे लिए मौत भी लाए थे? बहुत से लोग मानते हैं कि हम आज जिन बीमारियों का सामना कर रहे हैं, उनमें से बहुत सी बीमारियां एलियन हैं। कई दशकों तक साइंटिस्ट्स ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन कहां से आया। बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि लाइफ भी एक वायरस का काम करती है और एक से दूसरे प्लैनेट पर रॉक्स और कॉमेट्स की मदद से पहुंचती है। लेकिन सन 1969 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से एक मीटियोराइट टकराया, तो नासा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जब प्रोफेसर रिचर्ड हूवर ने एक सैंपल की जांच की, तो उन्हें उसमें मौत के ट्रेसेस मिले। मैंने उसे तोड़ा, उसे स्टेराइल टूल से तोड़ा और फिर एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टब के नीचे रखा और फिर एक माइक्रोस्कोप से देखा तो अचानक ही मुझे उसमें एक फिलामेंट नजर आया। वो रॉक मैट्रिक्स में दबा हुआ था। मुझे उस जगह पर उसके निशान दिख रहे थे जहां सेल्स एक दूसरे से जुड़े थे, और इसी वजह से मैं उसका प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन भी कर पाया। उस स्टेराइल स्पेस रॉक के अंदर से हूवर को जो चीज मिली, वो एक तरह के बैक्टीरिया के फॉसिलाइज्ड फिलामेंट्स थे। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स उनके कंक्लूजन से सहमत नहीं, लेकिन इस बात के सबूत थे कि आज पृथ्वी पर जो पोटेंशियली डेडली ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो शायद इन किलर्स से ही डिसेंडेड हों। ये भी कहा जा सकता है कि बैक्टीरिया का स्पेस से पृथ्वी तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ के सबसे छोटे रूप को डायनोकॉकस रेडियोड्यूरांस कहते हैं। डायनोकॉकस रेडियोड्यूरांस में डीएनए का बस एक सेट नहीं होता, बल्कि 4 सेट्स होते हैं। अगर हम स्पेस ट्रैवल की बात करें तो ये उस मामले में बड़े परफेक्ट होते हैं, क्योंकि स्पेस में किसी जीव को स्पेस रेडिएशन का सामना करना पड़ता है जो डीएनए कोडिंग को खत्म कर सकता है। लेकिन बाकी के जो 3 सेट बच जाते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जीव खुद को रिपेयर कर ले। ऐसे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुदरत ने पृथ्वी पर इस बिज़ार अडैप्टेशन को कैसे अपना लिया। इन छोटे छोटे इन्वेडिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का पोटेंशियल इंपैक्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर आने वाले उन माइक्रोब्स की वजह से ही बीमारियां हो रही हैं, और कई आम बीमारियों की वजह भी वही है। इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फिल्ट्रेटर्स के ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात साइंस से साइंस फिक्शन तक पहुंची, और इसे हवा दी 1950s की कल्ट क्लासिक इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स ने। दिख नहीं रहा है क्या? भागो, वो आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। हम इसे एक इन्वेजन भी कह सकते हैं। हमारे शरीर को पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, और हमें उन लड़ाइयों के बारे में कभी पता भी नहीं लग पाता। शायद सबसे डरावनी बात तो ये है कि स्टार्स के पार से आने वाले इन पोटेंशियली हार्मफुल पैथोजेंस का यहां तक आना कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कुछ एलियंस जानबूझकर पृथ्वी को इन्फेक्ट करने वाली बायोलॉजी तैयार कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि उन्हें पृथ्वी की बायोलॉजी के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, वरना वो ऐसा नहीं कर पाते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें से कुछ तो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हैं। पृथ्वी पर मीटियोराइट्स के हमले तो 400 करोड़ सालों से होते आ रहे हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम एक बड़ा ही अच्छा काम करता है। वो उनके लिए एक वेलकम मैट बिछा देता है। वो शायद हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट रिचर्ड हूवर तो मानते हैं कि उन मीटियोराइट से आए उन स्पेस बैक्टीरिया ने ही पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे। 270 करोड़ साल पहले सायानोबैक्टीरिया बहुत बड़ी संख्या में बढ़ने लगे, और उन्होंने पूरी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ही बदल डाला था, और उसे एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजनेटिंग एटमॉस्फेयर बना दिया है, क्योंकि सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं।
अगर वो सायानोबैक्टीरिया नहीं होते तो शायद हमारी पृथ्वी में ऐसे बदलाव नहीं आते जिससे यहाँ जीवन की शुरुआत हो सकती है। पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे एस्टेरॉइड्स ढूंढ रहे थे जो पृथ्वी के करीब हों। तभी उन्होंने एक पोटेंशियल प्लैनेट किलर देखा। अगर कोई बड़ी चीज पृथ्वी से टकराती है तो हम मुसीबत में फंस जाते हैं। आप जानते ही हैं कि डायनासोर्स का क्या अंजाम हुआ। मगर साइंटिस्ट्स ने सोचा भी नहीं था कि वो ऑब्जेक्ट टूटकर बिखर जाएगा। क्या किसी बहुत ही पावरफुल फोर्स ने उस एस्टेरॉइड को तोड़ दिया था? उसे किसने तोड़ा था, ये बात आज भी एक राज है। नासा सिर्फ स्पेस में ही खोजबीन नहीं करती। इस एजेंसी का एक और बड़ा अहम काम है हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल खतरों के बारे में बताना। एरिजोना में मौजूद कैटलीना स्काई सर्वे ने अभी तक पोटेंशियल प्लैनेट किलर्स की तलाश में 5000 ऐसे ऑब्जेक्ट्स की खोज कर ली है जो पृथ्वी के काफी करीब हैं। आसमान में लाखों एस्ट्रॉइड्स हैं और हमने उनमें से करीब 10% को ही अब तक ट्रैक किया है। उन्हें जो काफी बड़े हैं, उनमें इतना दम है कि वो पृथ्वी जीवन को बदल डाले। 15 सितंबर सन 1913 को इस टीम ने मार्स और जुपिटर के बीच घूमते एक ऐसे ही खतरनाक ऑब्जेक्ट को देखा। उन्होंने उसे कोड नेम दिया R3। पहले तो वो देखने में कॉमेट और एस्टेरॉइड का हाइब्रिड लग रहा था। उस चौंकाने वाली खोज ने हवाई की केक ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स को उस विशाल एस्टेरॉइड पर नजर रखने के लिए सतर्क कर दिया। उतना बड़ा एस्टेरॉइड अगर किसी टफ मटेरियल से बना हो तो वो सीधा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ सकता है और पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकता है। उन्होंने जब जूम करके देखा तो पता लगा कि वो डेब्री के एक ऐसे क्लाउड के बीच ट्रैवल कर रहा है जो करीब करीब पृथ्वी जितना बड़ा था। जब दुनिया के सबसे पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से R3 को देखा गया तो उससे मिली तस्वीरों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। वो एस्टेरॉइड बिना किसी खास वजह के ही 3 टुकड़ों में टूट गया। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हम हजारों हजार एस्ट्रॉइड्स देखते हैं, लेकिन किसी को टूटकर बिखरते हुए देखना बड़ा अनोखा नजारा होता है। R3 का बिहेवियर इतना अनोखा था कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को और आगे जांच करनी पड़ी। उसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से पता लगा कि एक मिस्टीरियस एनर्जी उस कॉस्मोस में बढ़ते एस्टेरॉइड को तोड़ रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके बाद उसे 10 टुकड़ों में देखा, लेकिन वो कैसे टूट रहा था ये बात आज भी एक राज है। इस इफेक्ट की वजह कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिनन नहीं था जिसे पहले देखा गया। वो एस्टेरॉइड लगातार टूटता रहा और साइंटिस्ट्स जवाब ढूंढते रहे। पहले तो हमें यही लगा था कि वो शायद किसी और बड़ी चीज से टकराया है, शायद किसी और एस्टेरॉइड से, उसी से उसके टुकड़े हो गए। आसमान में लाखों एस्ट्रॉइड्स हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उनका आपस में टकराना हैरानी की बात नहीं है। एस्टेरॉइड कोलिजन से जो रॉक के चंक्स निकलते हैं वो कॉस्मोस में करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं, लेकिन R3 का कोई भी चंक उस स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंचा था। वो बहुत धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे थे, इसलिए इस बात की संभावना कम थी कि वो किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से टकराया हो और उस टक्कर से उसके इतने टुकड़े हुए हों। नहीं, वो एस्टेरॉइड कोलिजन नहीं था, उसकी वजह कुछ और थी। अगर हम कोलिजन की बात को भूल जाएं तो जाहिर है ये काम किसी और फोर्स का था। वो फोर्स चाहे जो भी थी, वो इतनी पावरफुल तो थी कि 1-2 लाख टन के एस्टेरॉइड के करीब 200 मीटर चौड़े टुकड़े कर दे। ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इतना अनोखा था कि लोग मानने लगे कि ये कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं था। मैं जब स्पेस रॉक्स को इस तरह टूटते हुए देखता हूँ तब मेरे दिमाग में 1980s का वो आर्केड गेम आता है, एस्टेरॉइड्स। 1980s के इस आर्केड क्लासिक में एक स्पेसशिप एक लेजर बीम की मदद से एस्टेरॉइड के टुकड़े टुकड़े करता है। पृथ्वी को बचाने के लिए लेजर बीम्स की मदद से इन एस्टेरॉइड्स के टुकड़े की बात एक साइ-फाई आइडिया लगती है, लेकिन नासा ने इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाने के लिए करीब 20 साल तक रिसर्च की है। 1990s में नासा को इस बात की पॉसिबिलिटी दिखी कि ग्राउंड बेस्ड लेजर्स की मदद से वो आसमान में स्पेस डेब्रीज की सफाई कर सकती है। उन्होंने इसे नाम दिया लेजर ब्रूम।
नासा के लेजर ब्रूम के बारे में ऑफिशियल पोजीशन ये है कि वो कभी ऑपरेशनल नहीं हो पाया। आज हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके लिहाज से तो ऐसी कोई डिवाइस हमारी पहुंच के बाहर लगती है, लेकिन किसी एडवांस्ड स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन के लिए ये एक अच्छा उपाय हो सकती है। तो क्या किसी बहुत ही पावरफुल फोर्स की वजह से उस एस्टेरॉइड के टुकड़े हो गए थे? आर्थरी को जिस मिस्ट्री फोर्स ने तोड़ा था उसके बारे में नासा के साइंटिस्ट्स का तो यही कहना है कि वो असल में एक बड़ा अनजान सा स्पेस फिनोमिनन है जिसे वॉर्प इफेक्ट कहते हैं। ये बड़ा ही अनोखा इफेक्ट होता है जिसमें सूरज की लाइट एस्टेरॉइड और उसकी सतह के कुछ खास हिस्सों को इल्यूमिनेट कर देती है, क्योंकि उनसे हीट निकलती है और वो हीट एस्टेरॉइड को विंड मिल की तरह घुमाती है, और वो जितनी तेजी से नाचता है उस एस्टेरॉइड के उतने ज्यादा टुकड़े भी हो जाते हैं। R3 के टुकड़े से निकली डेब्री पृथ्वी तक कभी नहीं पहुंच पाई, लेकिन शायद अगली बार हम इतने लकी ना हो। डेब्री जितनी ज्यादा होगी पृथ्वी के लिए खतरा उतना ही ज्यादा होगा। हजारों ना सही पर सैकड़ों मीटियर्स पृथ्वी से टकराते रहते हैं और उनके नतीजे काफी डेवस्टेटिंग हो सकते हैं।